हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज अपन कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे? हाँ, लेसन 7 और उसका नाम है उत्पादन की अवधारणा। बच्चों, उत्पादन की अवधारणा पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं, जहाँ पर अपन ने पढ़ा था मांग, पूर्ति और उपभोग, है ना। जब अपन ने पढ़ा था ना अपना सेकंड चैप्टर उपभोक्ता का संतुलन, फिर अपन ने मांग की अवधारणा पढ़ी, फिर अपन ने पूर्ति की अवधारणा पढ़ी। तो बच्चों, अपन देखेंगे कि जिस प्रकार उत्पादन और पूर्ति आपस में संबंधित है, उसी प्रकार मांग और उपभोग भी आपस में संबंधित है। कैसे? जैसे अगर जो अपना उपभोग बढ़ेगा, है ना, उपभोक्ता क्या करता है? उपभोग करता है, तो उसकी मांग बढ़ती है। उसी प्रकार यदि उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और यदि पूर्ति बढ़ेगी तभी तो उपभोक्ता की संतुष्टि होगी, क्योंकि जब पूर्ति मिलेगी उसको तभी वो उसका उपभोग करेगा, मांग करेगा और वो संतुष्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो सारे लेसन है और जो सारी अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो आपस के अंदर इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक है। तो किसी एक चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हम बात उत्पादन या प्रोडक्शन की करते हैं तो हमें मांग, पूर्ति, उपभोग, है ना, उपभोक्ता, ये सारे टर्म्स भी हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, तो हमें आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन। बच्चों, उत्पादन का संबंध पूर्ति से होता है। जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। तो हम यदि उत्पादन पढ़ने से पहले एक बात और, उपयोगिता टर्म को मैं बता दूं। उपयोगिता का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की वह क्षमता जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, अर्थात वस्तु की वह क्षमता जो आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, वही उसकी उपयोगिता होती है। अब हम इसी उपयोगिता से हमारे उत्पादन पे आ जाते हैं। उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना ही उसके उत्पादन कहलाता है। जैसे हमारे पास प्लास्टिक पड़ा हुआ है ना, वो हमारे कोई काम करते, लेकिन यदि हम उस प्लास्टिक से कोई पेन बना दें या कोई टब बना देते हैं तो वो टब हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन की दो अर्थशास्त्रियों की मैं आपको परिभाषा दूंगी यहाँ पर, मार्शल और फ्रेजर। मार्शल ने कहा था किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन ही उसका उत्पादन कहलाता है। क्या कहा था मार्शल ने? किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना ही उसकी उपयोगिता है। लेकिन फ्रेजर ने कहा था कि किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का पुनः स्थापना करना उसका उत्पादन कहलाता है। आगे समझ में? मार्शल ने कहा था किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उसका उत्पादन है, जबकि फ्रेजर ने कहा था किसी वस्तु की उपयोगिता को पुनः स्थापना करना उसका उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन की परिभाषा आ गई, एक बार और रिपीट करती हूँ। किसी वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना, सृजन करना या उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना ही उसका उत्पादन कहलाता है। जैसे हमारे पास गेहूं के बीज पड़े हैं तो पड़े, हमारे कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन यदि हम उसको मिट्टी में बो देते हैं तो हमारी फसल तैयार हो जाती है और हमको बहुत सारे गेहूं मिलते हैं। तो हमने उस बीज में क्या कर दिया? उपयोगिता का सृजन कर दिया। अब हम क्या करें? उस गेहूं को पीस लें, पीस करके उसकी ब्रेड, रोटी आदि कई सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये क्या किया? हमने उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी बच्चों। तो ये हो गया हमारा उत्पादन, अर्थात किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, निर्माण या उसकी उपयोगिता में वृद्धि क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन की विशेषता कह लो चाहे संबंध कह लो कि उत्पादन से क्या होता है। उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादन होने से हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ेगा, और उत्पादन से देश की अन्य चीज़ें कैसे संबंधित है। तो पहले तो मैं बता दूं कि उत्पादन प्रवाह है ना बच्चों। देखो, मैंने पहले आपको बताया स्टॉक और प्रवाह, हर मेरी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक और प्रवाह की बच्चों बात आ जाती है। स्टॉक का मतलब होता है किसी एक निश्चित समय बिंदु की बात करते हैं, जबकि प्रवाह का मतलब होता है हम एक टाइम पीरियड, है ना, समय अवधि की बात करते हैं। वो समय अवधि 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष की भी हो सकती है। तो मैं कहूँगी कि उत्पादन क्या है? प्रवाह है, क्योंकि उत्पादन की बात हम एक समयावधि के अंदर करते हैं। आया बस समझ बच्चों? तो आप एक बात अच्छे से याद रखना कि उत्पादन क्या है? एक निश्चित समयावधि के अंदर बात की जाती है, इसलिए उत्पादन एक प्रवाह है। फिर हम इसके अंदर बात करेंगे कि उत्पादन से क्या होगा। उत्पादन जब अधिक होगा किसी देश में, उत्पादन अधिक होगा तो लोग क्या करेंगे? लोगों की पूर्ति बढ़ जाएगी, और पूर्ति बढ़ेगी तो स्वाभाविक लोग उसका उपभोग भी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से संतुष्ट हो पाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा तो विक्रेताओं के पास माल भी अधिक आएगा, उनकी पूर्ति बढ़ेगी, वो अधिक सामान बेचेंगे, अधिक लाभ कमाएंगे। तो उत्पादन जब किसी देश का बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, और राष्ट्रीय आय बढ़ने से पूरा देश अधिक विकास करता है।
उसकी जीडीपी भी बढ़ती है। तो उत्पादन बहुत बड़ी कारक है देश के विकास के अंदर। जिस देश के अंदर जितना अधिक जीडीपी होता है, जितना अधिक उसका उत्पादन होता है, वही देश उतना अधिक विकसित होता है। तो हम देखेंगे कि उत्पादन का संबंध है हमारे राष्ट्रीय आय से, हमारे प्रति व्यक्ति आय से। और जब किसी देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है बच्चों, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। और जब लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, इट मीन्स वो अधिक संतुष्ट है, वो अपनी कार्य क्षमता का अधिक उपयोग करेंगे और हमारे देश और समाज के विकास में अपना योगदान अच्छे से दे पाएंगे। और एक बात कर ली मैंने कि उत्पादन क्या है, एक प्रवाह है और एक समयावधि के अंदर होता है। तो अभी हमने बात करी उपयोगिता, उत्पादन, उत्पादन की विशेषताएं। अब बच्चों में बात करूंगी उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना। उत्पादन फलन के अंदर जो हमारा 6 चैप्टर था, क्या पढ़ा था? उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन की मात्रा और उत्पादन करने वाले साधनों का एक गणितीय या मात्रात्मक संबंध। U इज द फंक्शन ऑफ, क्या था अपना, Q इज द फंक्शन ऑफ उसके जो भी साधन थे। साधन याद है आपको? श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंधन और तकनीक और सांस, ये 5 कारक अपने पढ़े थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम उत्पादन की बात करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो उत्पादन के साधन। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि साधन के और भी कई नाम है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कॉपीज चेक करते हैं बोर्ड की, तो पता चलता है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि वो एक नाम याद करके बैठ जाता है। बच्चों, हमें किसी भी टर्म को जो अलग अलग नाम है वो सारे उस टर्म्स के सारे नाम अपन को याद होने चाहिए। पता नहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस रूप में आ जाए, तो हिंदी नाम भी पता होना चाहिए, इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए, और बच्चों इसका कोई और नाम है वो भी पता होना चाहिए। तो उत्पादन के साधनों के और क्या नाम है? इनको कहते हैं आगते या आधा भी कहते हैं, या इसको कह दो इनपुट। तो उत्पादन के साधन के तीनों नाम याद आ गए ना, आगते, आधा या इनपुट। कभी भी यदि इसकी बात आती है तो उत्पादन के साधनों की बात आती है तो इसको हम आगते, इनपुट या आधा, यदि कुछ भी कहा जाता है मतलब आप समझ जाइए कि हम उत्पादन के साधनों की बात कर रहे हैं। अब अपन बात, मैंने अभी आपको बता दिया था कि उत्पादन के कौन कौन से साधन है। तो 5 साधन है, 5 साधन की अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रम की। सबसे पहले काय की बात करेंगे हम? श्रम। श्रम मतलब हमने बताया था ना, श्रम को श्रमिक, जब हमने बताया था कि इसके पहले चैप्टर के अंदर ही अपन ने इसकी जो फलन की बात करी थी, उसके अंदर भी अपन ने यही बात करा था कि उत्पादन के फलन के अंदर अपन ने श्रम की बात करी थी। तो जब हम उत्पादन के अंदर श्रम की बात करते हैं तो श्रम मीन्स श्रमिक। आपको पता है ना, श्रमिक जब काम करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है? मुद्रा मिलती है। तो जब हम श्रम की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में हमको श्रमिक लाना है। श्रमिक जो कि एक सजीव इंसान है और उसको श्रमिक को श्रम के बदले में मुद्रा मिलती है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, हमारे उत्पादन के जितने आगत है, हमारे इनपुट हैं, जो आदाय हैं, उसमें जो श्रमिक है वो सबसे सक्रिय साधन है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास पूंजी है, जमीन है ना, लेकिन क्या मतलब है, जब तक श्रमिक ही ना होगा तो श्रमिक हमारा एक सक्रिय साधन है। क्यों? क्योंकि श्रमिक उत्पादन भी करने में काम आता है और उपभोग भी करता है। श्रमिक एक मनुष्य है, मनुष्य क्या करेगा? हमारे इस उत्पादन प्रक्रिया का एक साधन है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादन भी होगा, लेकिन साथ साथ में क्या है, वो उपभोग भी करता है। तो श्रम के अंदर अपन को 3 बातें याद रखनी। श्रम का मतलब होता है श्रमिक अपने कार्य के बदले उसको मुद्रा दी जाती है। श्रमिक सबसे सक्रिय साधन है। और तीसरी बात, श्रमिक जो होता है वो उत्पादन में भी उत्पादन का साधन भी है, तो साथ साथ में उपभोग भी कर रहा है। आया बच्चों समझ में? अब श्रम के बाद हम सेकेंड चीज लेते हैं, भूमि। भूमि का मतलब होता है एरिया या जमीन। बच्चों, भूमि क्या है? एक प्रकृति का उपहार है ना। भूमि हम पैदा कर सकते क्या जमीन? बिल्कुल नहीं। तो भूमि क्या है? हमारा प्रकृति का उपहार है। और सेकंड चीज क्या? भूमि में कृपणता का गुण होता है, कंजूसी होती है। कंजूसी का मीन्स भूमि सीमित है, हम कुछ भी करके भूमि का जो क्षेत्रफल है वो है इसे, न उसको कम कर सकते न ही बढ़ा सकते। तो भूमि के अंदर हमको 2 बातें याद रखनी है कि भूमि है या जमीन है वो प्रकृति का उपहार है और उसमें कृपणता का गुण होता है, भूमि सीमित है। और थर्ड बात क्या है? भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। एक जगह की उर्वरा शक्ति कहीं की ज़्यादा हो सकती है, कहीं की कम हो सकती है। और भूमि की उर्वरा शक्ति और भूमि का फिजिकल फीचर्स, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, तो जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, वहाँ पर अधिक पब्लिक रहती है। लेकिन रेगिस्तान है, कोल्ड रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको सारे संसाधन नहीं मिल पाते, उनका जीवन यापन कठिन है। तो भूमि के अंदर हमको 2-4 बातें जो याद रखनी वह यही है कि भूमि सीमित संसाधन है, भूमि प्रकृति का उपहार है,
भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और भूमि के फिजिक जो अपने जो बात करते हैं कि कहीं प्लेन से कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, रेगिस्तान है, कहीं बर्फ है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो 2 कारक अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। अब तीसरा कारक पढ़ेंगे अपन पूंजी। पूंजी की जब अपन बात करते हैं तो पूंजी मीन्स यदि हम इसका संकुचित या शॉर्ट में देखें तो पूंजी का मतलब होता है नगद पैसा। तो पूंजी का जो लिमिट यदि देखें तो ये इसका मतलब होता है पूंजी यानी नगद राशि। लेकिन सिर्फ नगद राशि से तो बिजनेस नहीं होता है बच्चों। बिजनेस के अंदर हमें पूंजी और भी तो कई जगह लगानी पड़ती है। कहाँ पर? बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने में, उपकरण खरीदने के अंदर, है ना, बिल्डिंग्स के अंदर, बाकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के अंदर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको लाने के लिए पैसा तो लगता है ना। तो वो जितनी भी चीज़ें वो सब हमारी पूंजी में आएगा। तो पूंजी भी हमारा एक प्रमुख क्या है? आगत, इनपुट या आदाय है, जो हमारे उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रबंधन और तकनीक की। बच्चों, आपके पास जमीन है, आपने उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी है और लेबर भी रख ली है, तो क्या काम अच्छे से हो जाएगा? क्या नहीं। जब तक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, और प्रबंधन में 2 तरह का होता है। एक तो लोगों का प्रबंधन, जो कि लोगों को मैनेज करते हैं, और दूसरा होता है तकनीक का प्रबंधन। उसमें भी होते तो लोग ही, लेकिन वो टेक्नीशियन होते हैं जो मशीनों का प्रबंधन करते हैं। तो 2 तरह का प्रबंधन होता है। कोई भी संस्था हो, जैसे आप एक सिंपल विद्यालय ले लीजिए, या आपके आसपास में कोई छोटी मोटी फर्म है, तो वहाँ पर क्या होता है? एक प्रबंधन होता है, उसका हेड होता है, हेड के बाद उसका सब हेड होता है। जैसे अपने स्कूल्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर हमारे जो बच्चे होते हैं उनको भी अलग अलग क्लास में बांटा जाता है, फिर उनके पीरियड्स होते हैं, टाइम टेबल बनाया जाता है। तो एक प्लानिंग के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ कोई भी फर्म चलती है। तो उत्पादन के जो कारक है वो उसके अंदर एक प्रबंधन और तकनीक है। प्रबंधन कुछ विशेषज्ञों की टीम होती है जो लोगों का प्रबंधन करते हैं, काम कैसे होगा, कब होगा, क्या मशीनें लानी। और तकनीशियन क्या देखते हैं? जो टेक्नीशियन होते हैं वो देखते हैं कि हमको मशीनों को किस तरह से कार्य करना है, क्या मशीनें सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्या नई मशीनें खरीदनी है, क्या नई टेक्नोलॉजी लानी है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमको लाभ दे रही है, या इस टेक्नोलॉजी को बंद करके हमें कोई नई टेक्नोलॉजी लगानी है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रबंधन और तकनीक महत्वपूर्ण है। और तकनीक भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। बच्चों, जिस एरिया के अंदर हमारी फर्म है, यदि वहाँ हमको लेबर इजीली मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा श्रमिक लगा देते हैं और अपना कार्य करवा लेते हैं। लेकिन हम एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हमको श्रमिक लेबर बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं जो उन श्रमिकों का काम कर दें। तो तकनीक 2 तरह की हो सकती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। जहाँ पर अधिक कार्य हम श्रम सस्ता मिल रहा है तो हम श्रमिकों को लगा के अपना काम कर लेते हैं, तो श्रम प्रधान तकनीक। लेकिन जहाँ पर लेबर महंगा पड़ रहा है तो वहाँ पर हम अपना कैपिटल, हमारी पूंजी लगा लेते हैं और अपने कार्य को करवा लेते हैं। तो ये होता है इसका चौथा कारक। अब 5वां कारक कौन सा है? जी हाँ, याद है आपको, साहस या जोखिम। साहस का मतलब होता है जोखिम को सहन करना या रिस्क। आप कोई भी बिजनेस लगाते हो तो एक बहुत बड़ा जोखिम होता है कि इतना मैंने पैसा खर्च कर दिया है, इतने लेबर को रख लिया, मशीनें, क्या लाभ होगा या नहीं होगा। तो कोई भी यदि हमको उत्पादन करना है तो जोखिम को उठाने का साहस तो होना ही चाहिए। हम बिना जोखिम को उठाए, बिना साहस के हम कोई फर्म नहीं चला सकते। और अब हमने देखा है कि हमारी 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक हमारी पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था होती है और एक हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है? निजी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर लोगों का पर्सनल बिजनेस होता है, व्यक्तिगत फर्में होती है, वहाँ पर जोखिम अधिक होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जोखिम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कम होता है। तो बच्चों, आज अपन ने पढ़ा उत्पादन की अवधारणा, जिसके अंदर अपन ने उत्पादन को देखा कि पूर्ति और उत्पादन आपस में संबंधित है। जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी अधिक पूर्ति होगी, और जब उत्पादन अधिक होगा तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, ये सब कुछ बढ़ेगा और देश अधिक विकसित होगा। और उत्पादन किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, निर्माण या उपयोगिता में वृद्धि करना ही क्या है? उसका उत्पादन है। फिर हमने देखा कि उत्पादन के साधन का क्या नाम बताया था मैंने आपको? आगत, आदाय या इनपुट्स। कौन कौन से? 5 चीजें देखी थी अपन ने, श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंधन, तकनीक और साहस। तो अपना ये जो 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी पूरा हो चुका है। अपन 2nd पार्ट के अंदर अभी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, बहुत सारी चीजें अपन आके देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से मेरी वीडियो को देख लिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, इसको जूम कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जूम कीजिए
और आपको जो भी नहीं समझ में आता है, कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने मुझे डाउट्स दीजिए ताकि मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। तो 7th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। सेकेंड टॉपिक के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।